वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। प्रीवियस क्लास में हमने खनिज पोषण के अध्ययन की विधियों को पढ़ा था, जिसमें मैंने क्या क्या बताया था। वाटर कल्चर, सैंड कल्चर, एनालिसिस ऑफ ऐश एटसेट्रा। तो उसमें मैंने क्या बताया था कि जो एक साइंटिस्ट थे डी सॉसर, उन्होंने बताया कि जो प्लांट की राख होती है उसमें जो अकार्बनिक तत्व उपस्थित होते हैं वो प्लांट अपने जीवन काल में मृदा से या वातावरण से प्राप्त करता है। तो मैंने उसके अध्ययन की अलग अलग विधियाँ आपको बताई थी। तो वो विधियाँ कौन कौन सी थी? रेत संवर्धन, जल संवर्धन, विलयन में संवर्धन और राख का परीक्षण। तो इसके आधार पर मैंने आपको बताया था कि किस किस मेथड के द्वारा प्लांट्स में उपस्थित अकार्बनिक तत्वों को किस किस अनुपात में देखा गया था या उनका अध्ययन किया गया था। अब अपने नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है खनिज तत्वों का या खनिज पोषण का प्रकृति में किस किस रूप में स्थान होता है, या मैं यूँ बोलूँ कि ये जो खनिज तत्व होते हैं वो किस किस प्रकार होते हैं, किस किस अनुपात में होते हैं और किस तरह ये प्लांट के लिए उपयोगी होते हैं। मिनरल न्यूट्रिशन या खनिज पोषण। खनिज पोषण वो होते हैं जो प्लांट्स अपने जीवन काल में अपने वृद्धि एवं विकास के लिए जिन्हें या जिन तत्वों का उपयोग करते हैं। तो आपके जो मिनरल न्यूट्रिशन है इसको मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है जो प्लांट्स न्यूट्रिशन के लिए यूज़ लेते हैं। जो नॉन मिनरल न्यूट्रिशन है इनको बोलते हैं अखनिज तत्व। और जो मिनरल न्यूट्रिशन है इनको बोलते हैं खनिज तत्व। तो अखनिज तत्व कौन कौन से आएंगे? यहाँ पे आएंगे 3 अखनिज तत्व है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये तीनों आते हैं अखनिज तत्वों में। मीन्स ये प्लांट के पोषण के लिए आवश्यक तो होते हैं, मीन्स उनकी वृद्धि एवं विकास के प्रावस्थाओं में इनकी उपस्थिति तो होती है, लेकिन इन्हें खनिजों के अंतर्गत नहीं रखा जाता। ये अखनिज तत्व होते हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट की वृद्धि एवं विकास में सहायक होते हैं। नेक्स्ट है मिनरल न्यूट्रिशन। तो इन मिनरल न्यूट्रिशन को या खनिज तत्वों को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। ये है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मीन्स वृहद खनिज पोषक तत्व और माइक्रो मीन्स लघु पोषक तत्व। जो आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं या वृहद खनिज पोषक तत्व है, इनको भी आगे दो भागों में डिवाइड किया गया है। वो किस बेस पे किया गया है कि इनके उपयोग की प्राथमिकता एवं आवश्यकता के आधार पर। उपयोग की प्राथमिकता ऐसे कि प्लांट्स में ये कब उपयोग में ले रहे हैं, या सबसे पहले किसे उपयोग में ले रहे हैं, या सबसे बाद में किसे उपयोग ले रहे हैं, इसके आधार पर भी इन्हें दो भागों में डिवाइड किया गया है।
तो जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं तो प्लांट्स अपनी आवश्यकता की प्राथमिकता के आधार पर एवं उपयोग के आधार पर इन्हें दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है प्राइमरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और दूसरा है सेकेंडरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो जो प्राइमरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है इनमें आते हैं इसमें फर्स्ट आता है नाइट्रोजन, सेकंड आता है फॉस्फोरस और थर्ड आता है पोटेशियम। सो इसको हम लिखेंगे नाइट्रोजन, फिर आएगा फॉस्फोरस, फिर आएगा पोटेशियम। जो आपके सेकेंडरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं उसमें आएंगे बोरोन, क्लोरीन, कॉपर, निकल, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, जिंक और आयरन। और इस तरह आपके जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं तो इसको हम बाद में लिखेंगे, पहले हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। अखनिज तत्व। अखनिज तत्व वे होते हैं जो वास्तव में खनिज तो नहीं होते हैं लेकिन पादपों की वृद्धि एवं संतुलित विकास के लिए ये अखनिज तत्व आवश्यक होते हैं। तो इसके अंदर हम अगर बात करें तो अखनिज तत्व कौन कौन से होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन अखनिज तत्वों के अंतर्गत आते हैं। इन तत्वों को प्लांट्स वायु तथा जल के द्वारा ग्रहण करते हैं और ये तीनों तत्व मिलकर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीनों तत्व मिलकर प्लांट के कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं। या मैं दूसरे वर्ड्स में बोलूं तो प्लांट्स के सभी कार्बनिक तत्व या कार्बनिक पदार्थ इन तीनों तत्वों से मिलकर के बने हुए होते हैं, इसलिए ये अखनिज तत्व कहलाते हैं। अब मैं एक एक की बात करूं, जैसे कि मैं यहाँ ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन का प्रयोग श्वसन के रूप में किया जाता है। तो ऑक्सीजन की हेल्प से प्लांट श्वसन करते हैं और जब प्लांट श्वसन करेंगे तो ऑक्सीजन वो रिलीज भी करते हैं और एक्सेप्ट भी करते हैं। तो दिन के टाइम में ये ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और रात के टाइम CO2 रिलीज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि रात के समय उनमें CO2 की सांद्रता अधिक होती है, तो दिन के टाइम में ये क्या करेंगे? CO2 को कंज्यूम करेंगे और ऑक्सीजन को रिलीज करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या हुआ कि ऑक्सीजन श्वसन में प्रयुक्त होती है, यही ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ मिलकर जल का निर्माण करती है, ठीक है। और कार्बन प्लांट्स को कैसे प्राप्त होता है तो इसके बारे में देखो। कार्बन वायु के द्वारा या वातावरण में उपस्थित कार्बन CO2 के रूप में प्लांट्स को प्राप्त होता है। जब ये CO2 के रूप में प्लांट्स को प्राप्त होगा तो क्या होगा कि जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो उस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की उपस्थिति में यह कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से प्लांट्स कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं। दोबारा से समझेंगे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को प्लांट्स वायु व जल के द्वारा ग्रहण करते हैं। ऑक्सीजन श्वसन में प्रयुक्त होती है तथा यही ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ में मिलकर जल का फॉर्मेशन करती है। प्लांट्स द्वारा कार्बन का अवशोषण CO2 के रूप में होता है। क्यों होता है? जैसे कि प्रकाश संश्लेषण होगा तब प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में CO2 के यूज से या CO2 का उपयोग करके ये प्लांट्स आगे जाकर कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं और
ये जो तीनों कंटेंट है, तो अगर हम या आप मीन्स आप जब आगे की क्लासेस में स्टडीज़ करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब हम मॉलिक्यूलर लेवल पे हम किसी सेल की बात करेंगे या सेल कंटेंट्स की बात करेंगे या कोशिकांगों की बात करेंगे, तो जो सभी कोशिकांग होते हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से ही मिलकर बने हुए होते हैं। इवन जो कंप्लीट यूनिवर्स है वो इन्हीं से मिलकर बना हुआ होता है। या मैं पर्सनली बात करूं तो ह्यूमंस एंड प्लांट्स ये सभी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से ही मिलकर बने हुए होते हैं। और अगर स्पेसिफिक प्लांट की बात करूं तो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिलके प्लांट के कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं, जिससे वो अपनी संरचना में यूज़फुल होते हैं। लाइक जैसे कि अगर मैं बात करूं कि प्लांट्स की जो सेल वॉल होती है और साइटोप्लाज्म होता है, इनका निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के द्वारा ही होता है। इसलिए ये अखनिज तत्व होते हैं, क्योंकि प्लांट्स एनवायरनमेंट से, या मैं ऐसे बोलूँ कि वायु व जल से इन्हें प्राप्त करते हैं। फिर मैं अगर बात करूँ खनिज तत्व, तो खनिज तत्व प्लांट्स की वृद्धि एवं संतुलित विकास के लिए खनिज तत्व कितने होते हैं? 14। तो प्लांट्स की वृद्धि एवं विकास के लिए 14 खनिज तत्व आवश्यक होते हैं। तो इनकी उपयोग की प्राथमिकता एवं आवश्यकता के आधार पर इन्हें 2 भागों में डिवाइड किया गया है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो होंगे जिनके प्लांट को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है और सबसे ज़्यादा अवशोषित किए जाने वाले खनिज तत्व होते हैं, जबकि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जिनकी अल्प मात्रा ही प्लांट्स में आवश्यकता होती है, या प्लांट्स में उनकी कम मात्रा में उपस्थिति ही आवश्यक या पर्याप्त होती है। अब जो आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, तो खनिज तत्वों में मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को भी आवश्यकता की प्राथमिकता एवं उपयोगिता के आधार पर 2 भागों में डिवाइड किया है। फर्स्ट है प्राइमरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, तो इनकी संख्या होती है 3, या मैं यूँ बोलूँ कि मिनरल न्यूट्रिएंट्स में जो अगर मैं बात करूँ जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स हैं जिनको हमने 2 भागों में बांटा है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, तो जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है इनकी संख्या होती है 14। तो अब मैं आपको ऐसे समझाऊंगी कि जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होती है तो उनमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट को सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं और सबसे ज़्यादा अवशोषित किए जाने वाले न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और सबसे बड़ी बात, इनकी मृदा में कमी पाई जाती है। तो प्राइमरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आएंगे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एवं पोटेशियम। ये तीनों ही प्राइमरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स से मीन्स इनकी प्लांट्स में कमी तो होती है, लेकिन प्लांट्स इनका सबसे ज़्यादा और सबसे पहले उपयोग करते हैं, इसलिए इन्हें प्राइमरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी में रखा गया है, क्योंकि प्लांट्स इसका सबसे पहले अवशोषण करेंगे और सबसे ज़्यादा इसका उपयोग करेंगे, इसलिए इन्हें प्राइमरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। इसमें आएगा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एवं पोटेशियम। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जनरली 14 होते हैं, मिनरल न्यूट्रिएंट्स जनरली 14 होते हैं, जिनमें से 3 तो ये हो गए। ठीक है, अब जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे कि मैं पर्सनली नाइट्रोजन की बात करूँ तो नाइट्रोजन का हम यहाँ ऐसे समझेंगे, नाइट्रोजन तो
प्लांट्स द्वारा नाइट्रोजन का उपयोग किस किस फॉर्म में किया जाता है? नाइट्रेट, नाइट्राइट एवं अमोनिया के रूप में प्लांट्स नाइट्रोजन का अवशोषण करते हैं या नाइट्रोजन को उपयोग में लाते हैं। लेकिन आपको पता है कि जब हमने गैसों की कंसंट्रेशन या गैसों का प्रतिशत पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, तो हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि नाइट्रोजन की मात्रा एनवायरनमेंट में 78% होती है। तो अब 78% तो होती है, लेकिन प्लांट्स इनका डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसकी जो रासायनिक संरचना होती है, केमिकल स्ट्रक्चर होती है, वो जटिल होती है, या मैं यूँ बोलूँ कि वह प्रबल बंधों द्वारा बंधी हुई होती है, जो सामान्यतः प्लांट्स को यह नाइट्रोजन प्राप्त नहीं हो पाती, क्योंकि उसकी जो रासायनिक संरचना है वो जटिल होती है। तो अब हम सोच रहे होंगे कि जब ये 78% में एनवायरनमेंट में उपस्थित है, फिर भी ये प्लांट्स को प्राप्त कम हो रही है, तो उसका रीज़न क्या है? क्योंकि ये जो उसकी केमिकल स्ट्रक्चर होती है वो जटिल प्रकार की होती है, वो सामान्यतः प्राप्त नहीं हो पाती। तो क्या होगा कि जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया है, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया इसको सरल फॉर्म में चेंज कर देते हैं और यह प्लांट्स को प्राप्त हो जाती है। पहला रीज़न तो यह हुआ कि ये प्लांट्स को कैसे प्राप्त होगी कि जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले बैक्टीरिया होते हैं वो इसको सरल फॉर्म में चेंज कर देते हैं और ये प्लांट्स को प्राप्त हो जाती है। दूसरा क्या है कि जो बिजली गरजती है, तो जब बिजली गरजेगी तो इस नाइट्रोजन का फिक्सेशन हो जाता है या नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हो जाता है, और बिजली के चमकने या गरजने के साथ ही यह प्लांट्स को प्राप्त हो जाती है। तीसरा क्या है कि ये जो उर्वरक होते हैं, इन उर्वरकों के रूप में ये नाइट्रोजन प्लांट्स को प्राप्त हो जाती है। तो अब हम इसको यूँ समझेंगे, जैसे कि तत्व है नाइट्रोजन, ठीक है। अब इसका हम लिखेंगे, इसका लिखेंगे यहाँ पे कार्य, फिर लिखेंगे न्यूनता के लक्षण, मीन्स प्लांट्स में इनकी कमी होगी तो उनकी वृद्धि एवं विकास में क्या प्रभाव पड़ता है, और प्राप्ति या उपचार। तो हम यहाँ पे देखें अगर, तो सबसे पहले हमने नाइट्रोजन की बात करी, तो नाइट्रोजन किस फॉर्म में होते हैं प्लांट्स को प्राप्त? नाइट्रेट, नाइट्राइट, और अमोनिया। तो ये प्लांट्स को इस फॉर्म में प्राप्त होते हैं और एनवायरनमेंट में इसकी मात्रा होती है 78% या 78%, क्योंकि ये प्लांट्स को आसानी से प्राप्त नहीं हो सकता है, इसलिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया द्वारा इसका नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रोजनी स्थिरीकरण हो जाता है, जिससे ये प्लांट्स को आसानी से प्राप्त हो जाती है। या मैं दूसरे वर्डों में कहूँ तो बिजली की गर्जना के साथ यह इसका स्थिरीकरण हो जाता है, जिससे ये आसान या सिंपल फॉर्म में प्लांट्स को प्राप्त हो जाती है और उर्वरकों के रूप में यह प्लांट्स को प्राप्त हो जाती है। तो ये हो गए इनके स्रोत,
ठीक है। इन तत्वों नाइट्रोजन के स्रोत कौन कौन से हैं? नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया के रूप में ये प्लांट्स को प्राप्त होती है। एनवायरनमेंट में 78% में ये प्रेजेंट होती है, लेकिन यह आसानी से प्लांट्स को प्राप्त नहीं हो पाती, इसलिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले बैक्टीरिया के द्वारा इनका स्थिरीकरण कर दिया जाता है। या बिजली की गर्जना के वक्त ये प्लांट्स को प्राप्त हो जाते हैं, या रासायनिक उर्वरकों के रूप में ये प्लांट्स को प्राप्त होते हैं। अब इनके कार्य क्या क्या होते हैं वो देखो। यह अमीनो एसिड का मुख्य घटक होते हैं, या अमीनो एसिड को बनाने में हेल्पफुल होते हैं। यह न्यूक्लिक एसिड्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। फिर आता है यह NAD एवं NADP का मुख्य घटक होते हैं। ये इसके अलावा जो नाइट्रोजन है वो आपने DNA की स्ट्रक्चर पढ़ी होगी या RNA की स्ट्रक्चर पढ़ी होगी, तो उसमें नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं जो उसकी स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन में हेल्पफुल होते हैं या एक घटक होते हैं। तो यह आएंगे नाइट्रोजनी क्षारक का निर्माण करने में यूज़फुल होते हैं। इसके अलावा ये क्या करेंगे? यह कोएंजाइम या एंजाइमेटिक रिएक्शंस में हेल्पफुल होते हैं, और इनका ये सिंथेसिस, या मैं बोलूँ कि संश्लेषण में सहायक होते हैं। तो संश्लेषण किसका होगा? प्रोटीन का। तो ये प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होते हैं। अब जो ये नाइट्रोजन है इसकी प्लांट्स में कमी हो जाएगी या डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो प्लांट पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो फर्स्ट होगा वृद्धि अवरुद्ध होगी, मीन्स प्लांट्स की वृद्धि रुक जाएगी और वह छोटा ही रह जाएगा। उसके बाद में क्या होगा? इसकी न्यूनता के लक्षण कि जब नाइट्रोजन की कमी होगी, तो जब नाइट्रोजन की कमी होगी तो क्या होगा कि जो प्लांट्स में हरिमाहीनता आ जाती है, जिसे हम बोलते हैं क्लोरोसिस। क्लोरोसिस क्या होता है कि प्लांट्स में किसी तत्व की कमी आ जाने से, तो क्योंकि हम यहाँ पे नाइट्रोजन पढ़ रहे हैं, तो नाइट्रोजन की कमी आने से उनमें जो क्लोरोफिल या हरित लवक होता है वह, या मैं बोलूँ कि पर्ण हरित होता है, वो धीरे धीरे नष्ट होने लगता है और इनएक्टिव हो जाता है। नष्ट होने से उसमें क्या आ जाएगी? हरिमाहीनता, मीन्स वह धीरे धीरे पीला पड़ने लग जाएगा और उसकी पत्तियां झड़ने लग जाएगी। उसमें जो सेल डिवीज़न है वो भी कम हो जाएगा। उसके साथ ही प्रोटीन एवं न्यूक्लिक एसिड्स का संश्लेषण भी रुक जाएगा और धीरे धीरे प्लांट मर जाएगा, ठीक है। और इसकी प्राप्ति के उपचार क्या हैं कि प्लांट्स को अमोनियम नाइट्रेट व अमोनियम सल्फेट से उपचारित करने पर इस जो प्लांट की जो वृद्धि एवं विकास पे इस तरह से प्रभाव पड़ा है उसको रोक सकते हैं या कम कर सकते हैं। तो नाइट्रोजन प्रकृति में नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनिया के रूप में प्लांट्स को प्राप्त होता है, जिसे सिंप्लीफिकेशन करने का या एंटू फिक्सेशन करने का कार्य होता है ब्लू ग्रीन एल्गी, या मैं बोलूँ नाइट्रोजनी स्थिरीकरण करने वाले बैक्टीरिया, बिजली का चमकना या गरजना और रासायनिक उर्वरक द्वारा ये प्लांट्स को प्राप्त होते हैं। इनके उपयोग क्या होते हैं कि यह अमीनो अम्ल का फॉर्मेशन करते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स का निर्माण करते हैं, NAD एंड NADP का मुख्य घटक होते हैं, और यह नाइट्रोजनी क्षारक के रूप में पाया जाता है या उसको बनाने में हेल्पफुल रहता है। उसके बाद में ये कोएंजाइम्स बनाता है। नेट लास्ट वो प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करता है या प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। तो जब इस नाइट्रोजन की प्लांट्स पे
कमी होगी तो क्या होगा, उसकी सबसे पहले उसकी वृद्धि अवरुद्ध होगी और उसकी पत्तियों में हरिमाहीनता या क्लोरोसिस होगा, जिससे पत्तियां पीली पड़ जाएगी और झड़ने लग जाएगी और उसमें प्रोटीन संश्लेषण भी रुक जाएगा और न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन भी कम हो जाएगा, जिससे प्लांट कंप्लीटली अफेक्ट होता है। और इस कमी को पूरा करने के लिए क्या करते हैं कि अमोनियम नाइट्रेट व अमोनियम सल्फेट से उस प्लांट को उपचारित करते हैं, जिससे वो प्लांट आगे जाके एक स्वस्थ पादप के रूप में कार्य करता है। और इस तरह आपके नाइट्रोजन कंप्लीट होता है। जो नेक्स्ट क्लास होगी मैं उसमें फॉस्फोरस एवं सल्फर के बारे में आपको पढ़ाऊंगी। थैंक यू।